हेलो दोस्तों, लर्न ट्रिपल ई चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जगदीश जोशी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी जनरेटर। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, या फिर अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट करके हमको बता सकते हैं, ताकि हम आपकी जो डाउट है या फिर जो हम आपकी जो रिक्वेस्ट के ऊपर जो आपकी वीडियोस बनानी है उनको हम आपके लिए बना सके। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारी वीडियोस पर लाइक भी कर सकते हैं, ताकि हम मोटिवेट हो सके आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं www.learntriple.com। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली गूगल पर भी टाइप करके वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। अगर हम अब टॉपिक पर आए तो अगर हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ जनरेटर की, तो जनरेटर के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जिन पार्ट्स का क्या क्या रोल होता है, क्या क्या इनकी वर्किंग होती है और क्या क्या काम होता है इनका डीसी जनरेटर के अंदर, वो सारा कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें योक एंड स्लाइड प्लेट की, तो योक एंड साइड प्लेट जो होती है, ये योक एक तरीके से मशीन की बॉडी होती है। ठीक है, अगर हम बात करें मशीन की बॉडी की, यानी कि जिसके अंदर आर्मेचर या फील्ड वाइंडिंग पूरा का पूरा जितने भी इसके पार्ट्स होते हैं वो कवर होते हैं एक मशीन की बॉडी के अंदर। तो होता क्या है कि जो ये मैग्नेटिक हमारा पोल्स बन रहे हैं, या फिर जो आर्मेचर है, या जो बेरिंग है, कम्यूटेटर है, बुशेस जितने भी हैं, वो सारी की सारी एक जो फ्रेम जो होता है या योक जो होता है उसके अंदर होता है। योक ज़्यादातर आज के टाइम में जो योक बनाए जाते हैं वो फैब्रिकेटेड स्टील के बनाए जाते हैं, ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड जो है या मैग्नेटिक जो फ्लक्स जो है वो आसानी से पैदा हो सके एक जनरेटर के अंदर, तो इसलिए फैब्रिकेटेड स्टील के ये बनाए जाते हैं। ठीक है, तो फैब्रिकेटेड स्टील का बनाए जाने की वजह से इनकी कॉस्ट जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि पहले जो थे इनको कास्ट स्टील या फिर कास्ट आयरन का इनको बनाया जाता था, लेकिन आज के टाइम में फैब्रिकेटेड स्टील का इनको बनाया जाता है। उसके बाद जिस तरीके से हमारी एक अगर हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करें, तो जो हम नॉर्मली अपने घरों में या फिर इंडस्ट्री में 3 फेज इंडक्शन मोटर या फिर सिंगल फेज इंडक्शन मोटरों को जो हम देखते हैं, उस मोटर की जो बाहर की बॉडी होती है, यानी कि जो स्टेटर जो होता है हमारा, जो एक स्टेशनरी पार्ट होता है, उस स्टेटर के अंदर एक वाइंडिंग होती है। ठीक है, स्टेटर में ही वाइंडिंग की जाती है। सेम इसी तरीके से एक जनरेटर के अंदर भी जो उसका बाहर का जो फ्रेम होता है, जिसके अंदर हमारी फील्ड वाइंडिंग होती है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वही हमारा योक होता है। ठीक है, वही हमारा योक होता है। और साइड प्लेट्स भी हमारी साइड प्लेट है, तो एक तरीके से इसकी जो बाहर का जो फ्रेम जो होता है वो साइड प्लेट्स होती है इसकी। अब अगर हम बात करें आर्मेचर की, तो आर्मेचर जो होता है हमारा, इसके अंदर आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है। और आर्मेचर में जिस तरीके से एक ट्रांसफॉर्मर के अंदर कोर्स होते हैं, कोर्स के जो मतलब हर एक मतलब पत्ती होती है कोर्स की, और हर एक कोर जो है एक दूसरे से लैमिनेट होता है। ठीक है, और जो कोर जो होता है वो हार्ड स्टील का बनाया जाता है, और हर एक कोर को लैमिनेट करने का पर्पस होता है कि इसके अंदर के जो लॉसेस, यानी कि एडी करंट लॉस और हिस्टेसिस लॉस जो होते हैं इसमें, ठीक है, हीट के कारण, तो उसको कम से कम किया जा सके, तो इसलिए इसके अंदर क्या है, वो कोर को लैमिनेट किया जाता है। और यहाँ पे ये जो कोर है, जो ये आपको यहाँ पे आर्मेचर में जो कोर्स दिख रहे हैं, ये पूरा का पूरा एक कोर नहीं होता है। ये कोर की जो थिकनेस होती है वो 0.5 mm या फिर 0.7 mm, वो हमारे जो रोटर है या फिर जो हमारा जनरेटर है उसकी कैपेसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये कोर जो होता है, ये अलग अलग इसके सेगमेंट होते हैं या फिर अलग अलग ये पत्तियां होती हैं। इनको उसके बाद आपस में जो ये एक साफ्ट होती है, साफ्ट में इनको डाल करके इनको लगाया जाता है। उसके बाद इसमें हर एक जो कोर जो होती है, इसके अंदर स्लॉट्स बने होते हैं, और ये मोटर की कैपेसिटी के ऊपर ये स्लॉट्स भी डिजाइन किए जाते हैं। कुछ क्लोज टाइप होते हैं, कुछ सेमी क्लोज टाइप होते हैं, कुछ ओपन टाइप स्लॉट्स होते हैं। तो ये जो जनरेटर जो है या फिर जो हमारी मशीन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये स्लॉट्स किस टाइप के होंगे। इन स्लॉट्स में वाइंडिंग की जाती है, यानी कि आर्मेचर वाइंडिंग इसमें स्लॉट्स में की जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें फील्ड वाइंडिंग की, तो फील्ड वाइंडिंग देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था वहाँ पे योक के केस में कि जो
हमारा जनरेटर की जो बॉडी होती है उसमें अंदर इसकी फील्ड वाइंडिंग होती है। अब ये मान के चलते हैं हम, ये योक है या फिर ये एक जनरेटर की बॉडी है और इसके अंदर में ये है हमारा फील्ड वाइंडिंग। यहाँ पे अभी ये इसको हम मानते हैं कि ये एन पोल है या ये एन पोल है या ये एस पोल है, या फिर ये हमारा एन पोल है और ये एस पोल है और ये आर्मेचर है। ठीक है, ये आर्मेचर है। तो इस केस में क्या होगा, जब ये आर्मेचर रोटेट होगा तो यहाँ पे वाइंडिंग रहेगी हमारी फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, तो जनरेटर में हम क्या काम करते हैं, इस फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करते हैं। एक्साइट करने के लिए कुछ सेपरेटली एक्साइटेड होते हैं, कुछ सेल्फ एक्साइटेड होते हैं। इनके बारे में मैंने आपको अपनी जो पुरानी वीडियो, पिछली वीडियो जो मैंने अपलोड करी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो एक्साइटेशन जो होता है वो क्या होता है और किस तरीके से इसको एक्साइट, इसकी फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट किया जाता है। उसके बाद बात आती है कम्यूटेटर की। तो कम्यूटेटर क्या है, यहाँ पे कम्यूटेटर जो होता है ये एक तरीके से हमारा जो आर्मेचर वाइंडिंग जो है ना, आर्मेचर वाइंडिंग को सप्लाई देने के काम आता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको कम्यूटेटर एंड स्प्लिट रिंग और स्लिप रिंग इन तीनों के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिए। उस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में इनके बारे में बताया था। स्प्लिट रिंग क्या काम करती है, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कम्यूटेटर की, तो कम्यूटेटर में क्या होता है, इसमें सेगमेंट बने होते हैं। हर एक सेगमेंट एक दूसरे से इंसुलेटेड होता है और पूरा का पूरा जो कम्यूटेटर होता है वो हमारा शाफ्ट के ऊपर यहाँ पे लगा हुआ रहता है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इमेज में, ये शाफ्ट में लगा होता है और ये शाफ्ट से भी इंसुलेटेड रहता है। यानी कि जो हमारा कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर का शाफ्ट से इलेक्ट्रिकली कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। ठीक है, और जो यहाँ पे सेगमेंट, यहाँ पे देखिए आपको कम्यूटेटर में लाइनिंग दिख रही होंगी, ये हर एक अलग अलग सेगमेंट है और कोई भी सेगमेंट इलेक्ट्रिकली एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। हर एक सेगमेंट आपस में इंसुलेटेड होता है और हर एक सेगमेंट का जो यहाँ पे एंड पॉइंट होता है ये आर्मेचर वाइंडिंग की वाइंडिंग से कनेक्ट होता है, ताकि ये आर्मेचर की वाइंडिंग को सप्लाई दे सके। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई इसको दे सके या फिर इलेक्ट्रिकल सप्लाई इससे ले सके। अगर डीसी जनरेटर के केस में तो ये लेगा और डीसी मोटर के केस में ये देगा। ठीक है, तो ये जो कम्यूटेटर जो होते हैं, कम्यूटेटर को हम ओनली रोटेटिंग मशीन्स में ही यूज़ करते हैं। यानी कि जिस मशीन में, जो मशीन हमारी रोटेटिंग मशीन है और उस रोटेटिंग पार्ट को अगर हमने इलेक्ट्रिकल सप्लाई देनी है तो वहाँ पे हम कम्यूटेटर या फिर स्प्लिट रिंग या फिर स्लिप रिंग का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे हम उस रोटेटिंग पार्ट को इलेक्ट्रिकल सप्लाई देने के लिए। तो यहाँ पे जो कम्यूटेटर जो होता है ये रोटेटिंग, जो आर्मेचर जो होता है ये रोटेटिंग पार्ट होता है और इसको डीसी सप्लाई देने के लिए हम कम्यूटेटर का इस्तेमाल करते हैं। या फिर अगर हम डीसी जनरेटर की बात करते हैं तो यहाँ से हम कम्यूटेटर से हम डीसी सप्लाई लेने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम बात करें बेरिंग की, तो बेरिंग देखिए क्या होता है कि ये एक पूरी की पूरी शाफ्ट है हमारी। इस शाफ्ट के ऊपर ही हमारा ये कोर्स लगे हुए हैं एंड ये आर्मेचर वाइंडिंग लगी हुई है, कम्यूटेटर लगा हुआ है और इसके साथ ही हमारे बेरिंग भी लगे हुए हैं। ये दोनों के दोनों एंड पॉइंट पे बेरिंग लगे होते हैं। एक बेरिंग हमारा ये है और दूसरा बेरिंग हमारा ये है, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। तो इन बेरिंग को लगाने का मेन पर्पज़ ये होता है कि जब हम इस शाफ्ट को मोटर की जो जनरेटर जो है, जनरेटर के जो फ्रेम में या फिर उसका योक कह लीजिए, योक में जब हम लगाएंगे, लगाने के बाद जब ये रोटेट होगा तो उसमें मैकेनिकल जो मतलब कि मैकेनिज्म जो इसका है वो आसानी से मैकेनिज्म बना रहे, इसके लिए हम बेरिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब बेरिंग भी इसमें कई टाइप्स की बेरिंग होती है, कुछ बॉल टाइप बेरिंग होती है, कुछ पिन टाइप बेरिंग होती है। तो ये बेरिंग जो इसकी टाइप्स हैं वो भी एक तरीके से जनरेटर जो होता है इसकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पे हम कौन सी बेरिंग को इस्तेमाल में लेके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेरिंग का जो मेन जो काम होता है वो ये होता है कि जो हमारी शाफ्ट है और जो हमारा मोटर का जो जनरेटर का जो आर्मेचर है ये बिल्कुल स्मूथ तरीके से हमारा रोटेट हो सके। उसके बाद अगर हम बात करें बुशेस की, तो बुशेस एंड रॉकर, यहाँ पे अगर हम इसकी बुशेस की अगर हम बात करते हैं तो बुशेस क्या काम करता है। बुशेस अगर डीसी जनरेटर की हम अगर बात करें तो बुशेस डीसी जनरेटर से सप्लाई ले करके बाहर के सर्किट को देने का काम
करता है। और सेम इसी तरीके से अगर हम डीसी मोटर में बात करें तो डीसी मोटर में ये बाहर के सर्किट से डीसी सप्लाई ले करके अंदर कम्यूटेटर को सप्लाई देने का यहाँ पे काम करता है। यहाँ पे ये इस तरीके से लगे होते हैं और ये कम्यूटेटर को यहाँ पे ये जो बूस्ट होते हैं हमारे ये फिक्स रहते हैं और ये जो कम्यूटेटर जो है हमारा ये रोटेट होता है, यानी कि पूरा का पूरा आर्मेचर ही रोटेट होता है, उसके साथ ही कम्यूटेटर भी रोटेट होता है और यहाँ पे इसके बाद इसको आर्मेचर वाइंडिंग को सप्लाई दी जाती है। तो बुसेस जो होते हैं हमारे ये कार्बन के, ज़्यादातर कार्बन के ही बुसेस यूज किए जाते हैं क्योंकि कार्बन जो है काफ़ी सॉफ्ट होता है और कार्बन की वजह से कम्यूटेटर भी ज़्यादा डैमेज हमारा नहीं होता है। बाकी हम कॉपर के बुसेस भी यूज करते हैं, वो हमारा मशीन के ऊपर डिपेंड करता है, डीसी जनरेटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी कैपेसिटी का या फिर कितनी कैपेसिटी का हमारा जनरेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे बुसेस का काम आपको पता लग गया और साथ ही इसके साथ ये स्प्रिंग लगी होती है। स्प्रिंग का काम यहाँ पे उसका मैकेनिज्म बनाए रखना होता है ताकि जो कम्यूटेटर जो बुसेस जो है उनका जो कांटेक्ट कम्यूटेटर के साथ जो है वो बना रहे। ओके गाइस, तो ये थे कुछ पार्ट्स डीसी जनरेटर के। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से ही हम लोग मोटिवेट होते हैं और आपके कमेंट से ही हमको पता लगता है कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के साथ में जो बगल में बेल आइकॉन है उसे भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। ओके गाइस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।